Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025836 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 836 का विश्लेषण, पेपर 836 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा निर्देश है हम क्वेश्चन वर्ड के विलोम शब्द या एंटोनिम का पता लगाएं। क्वेश्चन वर्ड है मॉडर्न, जिसका अर्थ होता है आधुनिक या नवीन। उदाहरण के तौर पर मॉडर्न मेथड्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्सोलीट, जिसका अर्थ है पुराना या अप्रचलित। फॉर एग्जाम्पल, टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट। शब्द ऑब्सोलीट के लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है आर्केइक, जिसका अर्थ भी यही है, अप्रचलित या पुराना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। इनफ्लेक्सिबल का अर्थ है लोचहीन, जिसमें कोई लोच या लचक ना हो, अड़ियल या लोचहीन, इनफ्लेक्सिबल। परप्लेक्स्ड का अर्थ है उलझा हुआ या गड़बड़ाया हुआ, अंग्रेजी में कहें तो पजल्ड या मिस्टिफाइड या कंफ्यूज्ड। और अंतिम ऑप्शन सी, रिमोट का अर्थ आप जानते हैं दूरस्थ, जो दूर स्थित हो वो है रिमोट। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक मुहावरा मिला है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस मुहावरे का सही अर्थ देता हो। मुहावरा है, इडियम है कासल्स इन द एयर। विद्यार्थी ध्यान दे, कासल का अर्थ है किला, कासल्स इन द एयर का अर्थ हुआ हवाई किले, भावार्थ हुआ अव्यवहारिक कल्पनाएं या कपोल कल्पनाएं, ऐसे प्लान्स जो कि व्यवहारिक नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अनरियलिस्टिक प्लान्स और होप्स फॉर द फ्यूचर। अव्यवहारिक योजनाएं या उम्मीदें जो आप भविष्य से बांधे रखते हैं, उन्हें कहते हैं कासल्स इन द एयर। अनरियलिस्टिक प्लान्स और होप्स, अव्यवहारिक योजनाएं या उम्मीदें। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टॉल स्काई स्क्रेपर्स, स्काई स्क्रेपर किसी गगनचुंबी इमारत को कहते हैं, तो टॉल स्काई स्क्रेपर्स का अर्थ हुआ ऊंची गगनचुंबी इमारतें नहीं। कासल्स विच आर बिल्ट ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर बनाए गए किले नहीं। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक का अर्थ है समस्यात्मक, कोई चीज़ जिसमें प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम वाली या फिर समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक परिस्थिति को भी कासल्स इन द एयर नहीं कहा जाता। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब्स शिप्स एट सी। विद्यार्थी ध्यान दें, अटैक का अर्थ है हमला करना, रॉब का अर्थ है लूटना। ऐसा व्यक्ति जो समुद्र में जहाज़ों पर हमला करता है और उन्हें लूटता है कहलाता है पायरेट। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। स्टीव डोर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो जहाज़ पर माल चढ़ाता या उतारता है, तो जहाज़ी कुली को कहा जाएगा स्टीव डोर। ऑप्शन बी, स्टो अवे, एक इंटरेस्टिंग शब्द है। स्टो अवे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी शिप या प्लेन पर छिप कर अवैध रूप से यात्रा करता है। अक्सर ऐसे लोग कहीं से निकल कर डेस्परेशन में कहीं और जाना चाहते हैं, तो वे किसी शिप या प्लेन पर छिप जाते हैं और अवैध रूप से यात्रा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्टो अवे कहा जाएगा। और अंतिम ऑप्शन स्मगलर, एक आसान शब्द है जिसका अर्थ है तस्कर। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। द 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी, डैश स्टैंड्स प्राउडली, प्राउडली का अर्थ है गर्व से, टेलिंग स्टोरीज, कहानियाँ बताते हुए, ऑफ फॉरगॉटन एम्पायर्स, फॉरगॉटन है भूले बिसरे, एम्पायर्स है साम्राज्य। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्यूमेंट, जिसका अर्थ है स्मारक। शब्द मॉन्यूमेंट को लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। द 11th सेंचुरी मॉन्यूमेंट, 11वीं शताब्दी का वो स्मारक, स्टैंड्स प्राउडली, टेलिंग स्टोरीज, बताता है कहानियाँ, ऑफ फॉरगॉटन एम्पायर्स, भूले बिसरे साम्राज्यों की। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए, सेमेट्री का अर्थ है ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान, जबकि ऑप्शन बी, रूइंस का अर्थ है खंडहर या बर्बाद ढेर, किसी चीज़ के खंडहर या बर्बाद ढेर को कहा जाता है रूइंस। और ऑप्शन सी, चैरियट का अर्थ है रथ। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नीचे दिए गए शब्दों में हमारा आंसर वो शब्द होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्शियस का अर्थ है विवेकशील या अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार। अगर आप में सही गलत का सेंस या भाव बहुत ऊंचा है,
आप हमेशा सही काम करना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, सही गलत के विषय में बहुत जागरूक हैं, विवेकशील हैं, तो आप हैं कॉन्शियस। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। शब्द हरेसमेंट की स्पेलिंग में यहाँ गलती है, आर डबल नहीं सिंगल होना चाहिए था। ट्रांजिएंट की स्पेलिंग में ए नहीं ई होना चाहिए था, और एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग में एस भी डबल होना चाहिए था। विद्यार्थी इन शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान दें। हरेसमेंट का अर्थ है उत्पीड़न या परेशानी जो कोई व्यक्ति किसी अन्य को दे। ट्रांजिएंट का अर्थ है क्षणिक या अल्पकालिक, टेम्पररी। और अंतिम ऑप्शन डी एम्बैरेसमेंट का अर्थ है शर्मिंदगी। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा, कॉन्शियस या डिलीजेंट या शेड्यूलस, जिसका अर्थ है बारीकियों पर बहुत ध्यान देने वाला या विवेकी। इस शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। ऐसा व्यक्ति जिसे इल्ज़ाम दिया जाता है, ब्लेम का अर्थ है इल्ज़ाम दिया जाना, उस चीज़ के लिए जो किसी और ने किया है, कहलाता है स्केपगोट। हिंदी में कहेंगे बलि का बकरा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए स्टैम्पीड का अर्थ है भगदड़। ऑप्शन सी ल्यूनेटिक का अर्थ है विक्षिप्त या पागल। और अंतिम ऑप्शन डी हर्मिट का अर्थ है एकांतवासी, साधु या सन्यासी। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है मंक। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी स्केपगोट या बलि का बकरा ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, निर्देश इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक हिस्से में कोई ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है। जिस हिस्से जिस सेगमेंट में ये एरर है वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द पीपल हु फॉलोज अ हेल्थी रूटीन, रूटीन का अर्थ है दिनचर्या, आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ। निसंदेह वाक्य में एरर यहाँ है, फॉलोज नहीं फॉलो होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, रिलेटिव प्रोनाउन हु परिभाषित कर रहा है द पीपल को। पीपल एक प्लूरल नाउन है, वर्ब और प्रोनाउन द पीपल के अनुसार होगा। द पीपल चूंकि प्लूरल है, वर्ब में एस ई एस नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम है, वर्ब में एस ई एस लगाएं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो तो ना लगाएं। द पीपल प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन हु इसी की बात कर रहा है, तो फिर फॉलोज नहीं फॉलो होना चाहिए था। विद्यार्थी जानते होंगे सिंगुलर शब्द है पर्सन, जिसका प्लूरल है पीपल। द पीपल हु फॉलो अ हेल्थी रूटीन, वो लोग जो कि एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं, आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ, संभवतः उन्हीं को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। जिस खंड में एरर है द पीपल हु फॉलोस लिखा है, होना चाहिए था हु फॉलो, एस नहीं होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरह से पैसिव वॉइस में बदलता हो। तो पढ़ते हैं। हर फादर टॉट हर इंग्लिश एंड मैथ्स। उसके पिता ने उसे इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाई। विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचानें। हर फादर सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है टॉट। वाक्य का टेंस हुआ सिंपल पास्ट और वॉइस हुआ एक्टिव। ऐसी स्थिति में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो वॉज अथवा वर के साथ थर्ड फॉर्म, जैसी भी आवश्यकता हो नए सब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि नया सब्जेक्ट शी होगा, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा शी, तो हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो शी वॉज टॉट इंग्लिश एंड मैथ्स। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन सी ही होगा, शी वॉज टॉट इंग्लिश एंड मैथ्स बाई हर फादर। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। शी हैज़ बीन टॉट नहीं, सिंपल पास्ट का वाक्य था, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं। शी वॉज बीइंग टॉट भी नहीं, सिंपल पास्ट था ना कि पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज टू बी टॉट नहीं, शी वॉज टॉट। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, निर्देश है क्वेश्चन वर्ड का एंटोनिम बताएं, विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का अर्थ है आलोचनात्मक या अपमानपूर्ण। अगर आपकी बातचीत या आपकी टिप्पणियां किसी के प्रति बहुत आलोचना या अपमान से भरी हैं तो आपकी कमेंट्स हुई डिस्पैरेजिंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ है सराहनापूर्ण, प्रशंसापूर्ण।
अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। डिरोगेटरी और इंसल्टिंग तो प्रश्न शब्द के सिनोनिम्स हैं। डिरोगेटरी का अर्थ भी है आलोचनापूर्ण या अपमानपूर्ण, इंसल्टिंग भी वही है। अंतिम ऑप्शन ट्रेचरी एक इंटरेस्टिंग शब्द है जिसका अर्थ है दगाबाजी या धोखा। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है डिसीट। हालांकि हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। डिस्पैरेजिंग है आलोचनापूर्ण या अपमानपूर्ण, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री है सराहनापूर्ण। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं। पढ़ते हैं। टू कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन। अगर आप किसी चीज़ को कॉल इनटू क्वेश्चन करते हैं तो उसकी सत्यता पर, उसकी प्रामाणिकता या सटीकता पर संदेह प्रकट करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टू डाउट द ट्रूथ और रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का अर्थ है विश्वसनीयता ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सत्यता या विश्वसनीयता पर संदेह करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू बिकम वेरी एंग्री और अनॉयड, बहुत क्रुद्ध या चिढ़ा हुआ होना, नहीं। ऑप्शन बी कहता है टू इम्प्रेस ऑन समबडी द नीड फॉर फिजिकल फिटनेस। अगर आप किसी चीज़ को किसी पर इम्प्रेस ऑन करते हैं तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जोर देकर किसी को कोई चीज़ कहते हैं, उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। टू इम्प्रेस ऑन समबडी द नीड फॉर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को किसी पर इम्प्रेस ऑन करना, कन्विंस करने की या समझाने की या प्रभाव डालने की कोशिश करना इस विषय में, नहीं। और अंतिम ऑप्शन है टू फेल टू आंसर अ क्वेश्चन, किसी सवाल का जवाब देने में असफल रहना भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अर्जेंट डैश स्टेप्स टू एड्रेस द क्राइसिस। क्राइसिस का अर्थ है संकट और एड्रेस का अर्थ है संबोधित करना। यहाँ अर्थ हुआ किसी क्राइसिस आदि को हल करना, उससे डील करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रिमीडियल। विद्यार्थी ध्यान दें, रिमीडियल एडजेक्टिव है रेमेडी का, जिसका अर्थ होता है उपचार। तो रिमीडियल हुआ उपचारात्मक या उपायात्मक। जो कदम, जो प्रावधान किसी समस्या को हल करें, ऐसे उपायात्मक या उपचारात्मक चीज़ों को या कदमों को कहा जाएगा रिमीडियल स्टेप्स एटसेट्रा। वाक्य में रिमीडियल को लगाकर एक बार पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट टेक, सरकार को लेने चाहिए, उठाने चाहिए अर्जेंट रिमीडियल स्टेप्स, अत्यावश्यक उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए सरकार को, टू एड्रेस द क्राइसिस, संकट को हल करने के लिए। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। डिवोशनल का अर्थ है भक्ति संबंधी या फिर समर्पण संबंधी, तो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं तो भक्ति के गीत हैं। मलिशियस का अर्थ है दुर्भावना से प्रेरित, किसी को हानि पहुंचाने की भावना से प्रेरित। और अंतिम ऑप्शन सी, जेनरस का अर्थ है उदार या बड़े दिल वाला। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 निर्देश है क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम बताएं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। प्रश्न शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ही हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं। कॉम्पेंसेशन का अर्थ है भरपाई या क्षतिपूर्ति। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डैमेजेस का अर्थ भी है भरपाई या क्षतिपूर्ति। यदि आपका किसी से नुकसान हो गया, आप उसकी भरपाई करें, क्षतिपूर्ति करें, तो आप उन्हें डैमेजेस पे कर रहे हैं। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंश्योरेंस का अर्थ है बीमा, डैमेज का अर्थ है नुकसान। विद्यार्थी ध्यान दें, डैमेज का अर्थ है हानि या नुकसान, जबकि डैमेजेस जिसमें सिर्फ एक एस अतिरिक्त है का अर्थ है भरपाई या कॉम्पेंसेशन। और कंडेमनेशन का अर्थ है भर्त्सना या सामाजिक रूप से किया गया तिरस्कार अथवा बुराई या निंदा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सवाल 88 में हमारे निर्देश है हम रेखांकित सेगमेंट को सब्सटीट्यूट करें सही आंसर से। तो पढ़ते हैं। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की जो गणितीय गणना है, कैलकुलेशन है, इज मच ईजी देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। प्रीवियस का अर्थ है पिछले वाला। तो इस समस्या की जो गणितीय गणना है वो पिछली समस्या के तुलना में काफ़ी आसान है। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ तुलना हो रही है इस समस्या की पिछली समस्या से। तो तुलना के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ईजी नहीं, ईजियर होती है, मच ईजियर देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है,
एक बार सही ऑप्शन को प्रश्न में लगाकर पढ़ते हैं। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज मच ईजियर देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है मच ईजी देन, नहीं, मच ईजियर होना चाहिए। ऑप्शन सी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, कहता है मोर ईजियर। मोर और ईजियर में एक एरर है डबल कंपैरिजन की। हमें मोर कंपैरेटिव डिग्री मिली मच की और ईजियर भी कंपैरेटिव डिग्री मिली ईजी की। डबल कंपैरेटिव्स का प्रयोग करना गलत माना जाता है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 एक बार फिर से सिनोनिम पता लगाने का निर्देश है। प्रश्न शब्द है प्रॉफिलिगेट। प्रॉफिलिगेट का अर्थ है अपव्ययी। अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉफिलिगेट है तो आप बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सट्रावेगेंट। इसके लिए एक अन्य बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है स्पेंडथ्रिफ्ट। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ट्रिवियल का अर्थ है तुच्छ या मामूली। ह्यूब्रिस का अर्थ है अहंकार, घमंड, अक्सर अपनी योग्यता, खूबसूरती आदि का। और कंसीटेड का अर्थ है घमंडी या अभिमानी। कंसीटेड एक एडजेक्टिव है, इसके लिए सिनोनिम हो सकते हैं प्राउड अथवा एरोगेंट। जबकि ऑप्शन सी ह्यूब्रिस एक नाउन है जिसका अर्थ है घमंड या अहंकार। सिनोनिम हो सकता है कंसीट अथवा प्राइड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए एक्सट्रावेगेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 निर्देश है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। तो पढ़ते हैं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। अवलोकन से पता चलता है वेटरिनरी की स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। वेटरिनरी का अर्थ है पशु चिकित्सा से संबंधित। तो अगर आप किसी वेटरिनरी हॉस्पिटल में हैं तो ऐसे हॉस्पिटल में जहां पशुओं का इलाज किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति वेटरिनरी सर्जन या वेटरिनरी डॉक्टर है तो वो पशुओं का चिकित्सक है। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी एम्प्लॉयड की स्पेलिंग में एक ई अतिरिक्त अनावश्यक है। रिहर्सल की स्पेलिंग में ई और ए के बीच, ई और आर के बीच एक ए गायब है। विद्यार्थी ध्यान दें, रिहर्सल की शुद्ध स्पेलिंग होगी REHEARSAL। रिहर्सल का अर्थ है पूर्वाभ्यास। जैसे किसी नाटक आदि के लिए रिहर्सल किया जाता है तो ई और आर के मध्य एक ए होना चाहिए था। अंतिम ऑप्शन सेपरेट की स्पेलिंग भी गलत है। यहाँ ई के स्थान पर ए होना चाहिए था। एम्प्लॉयड है किसी रोजगार में लगा हुआ, रिहर्सल पूर्वाभ्यास और सेपरेट का अर्थ है पृथक या अलग करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता हो। तो पढ़ते हैं। द टीचर सेड टू किरण कोट यू हैव नॉट हैंडेड इन योर असाइनमेंट एंड ऑफ द कोट। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द असाइनमेंट का अर्थ है दिया गया कार्य, जैसे कि होमवर्क। जबकि फ्रेजल वर्ब हैंड इन का अर्थ होता है सबमिट करना या जमा कराना। तो जब आप दिए गए कार्य को पूरा करके अपने टीचर या अधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो, सबमिट करते हैं तो आप उसे हैंड इन कर रहे हैं। ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले विद्यार्थियों को सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, इस कारण डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सेड के उपरांत टू किरण है तो ये हो जाएगा टोल्ड किरण। इस सारे आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन बी, द टीचर टोल्ड किरण दैट शी, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, दैट शी हैड नॉट हैंडेड इन हर असाइनमेंट। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द टीचर सेड किरण, सेड नहीं टोल्ड होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है द टीचर टेल्स किरण, बिल्कुल नहीं। और अंतिम ऑप्शन द टीचर टोल्ड किरण दैट शी हैज़ नॉट, नहीं, हैड नॉट होना चाहिए था। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, जबकि हैज़ नॉट प्रेजेंट परफेक्ट ही है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड है, सेगमेंट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं। टेक जाइंट्स, विद्यार्थी ध्यान दें, टेक का अर्थ है टेक्नोलॉजी से, जाइंट्स का अर्थ है बड़ी कंपनियों से। तो टेक जाइंट्स हुई टेक्नोलॉजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां।
क्विकली ट्राई टू कैश ऑफ दी AI बूम। AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बूम का अर्थ है बाजार में आई तेजी। एंड गेट अहेड ऑफ अदर्स, अहेड है आगे, तो गेट अहेड ऑफ अदर्स है औरों से आगे निकलना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टू कैश इन ऑन। विद्यार्थी ध्यान दें, कैश इन ऑन का अर्थ है किसी मौके का फायदा उठाना, किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना। वाक्य में एक बार सही ऑप्शन को लगाकर पढ़ लेते हैं। द टेक जायंट्स क्विकली ट्राई टू कैश इन ऑन द AI बूम एंड गेट अहेड ऑफ अदर्स। कैश इन ऑन आप जानते हैं, किसी मौके का लाभ उठाना। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। टू कैश थ्रू इन बिल्कुल नहीं, टू कैश इनटू भी नहीं। अंतिम ऑप्शन कैश आउट एक मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है अपनी किसी असेट जैसे कि शेयर्स या स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट करना, अर्थात उनको बेच के कैश जुटाना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए कैश इन ऑन ही रहेगा, मौके का लाभ उठाना। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, निर्देश आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में कोई व्याकरणीय अशुद्धि है, ग्रामेटिकल एरर है, वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन। विद्यार्थी ध्यान दें, भूतकाल में दो घटनाएं हुई, एक है हमारा सिनेमा हॉल पहुंचना और एक है मूवी का शुरू हो जाना। दोनों में से जो काम पहले हुआ उसे हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी, ये घटना पहले हुई। द मूवी हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। मेन वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होनी चाहिए थी जो होगी बिगन ना कि बिगैन। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन इंस्टेड ऑफ बिगैन। वाक्य में एरर निसंदेह खंड ए में है, ऑलरेडी बिगैन नहीं बिगन होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए दिए गए ऑप्शंस को पहले पढ़ें, उसके बाद उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। तो पहले पढ़ते हैं। रेगुलर कंजम्पशन, कंजम्पशन का अर्थ है उपभोग, ऑफ सच फूड ऐसे भोजन का, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का अर्थ है मोटापा, एंड अदर हेल्थ इश्यूज और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जंक फूड, जंक फूड का अर्थ है बहुत ज़्यादा स्वाद के लिए खाया जाने वाला, हाई कैलोरी वाला पर बिना न्यूट्रिशन का भोजन। आम भाषा में कहें तो चाट पकौड़ी, पिज्ज़ा, समोसा या फिर बर्गर जैसे व्यंजन कहलाते हैं जंक फूड। जंक फूड इज़ ऑफन हाई इन शुगर, चीनी उसमें ज़्यादा होती है, सॉल्ट या फिर नमक ज़्यादा होता है, एंड अनहेल्थी फैट्स, और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वसा है वो ज़्यादा होती है। डिस्पाइट नोइंग द रिस्क्स, इन रिस्क्स को जानते हुए मैनी पीपल कंटिन्यू टू प्रेफर टेस्ट ओवर न्यूट्रिशन। इतना जानते हुए भी बहुत सारे लोग प्राथमिकता देते हैं, प्रेफर का अर्थ है प्राथमिकता देना, टेस्ट ओवर न्यूट्रिशन, स्वाद को प्राथमिकता देते हैं, न्यूट्रिशन का अर्थ है पोषण, पोषण की तुलना में स्वाद को। आप जानते हैं जंक फूड स्वाद के लिए खाया जाता है, कैलोरीज तो होती हैं पर न्यूट्रिशन बहुत कम या ना के बराबर या शून्य होता है। अंतिम खंड है डी, इट प्रोवाइड्स लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू, लिटिल का अर्थ है ना के बराबर, ये ना के बराबर पोषक वैल्यू देता है, एंड इज एडिक्टिव इन नेचर, और जंक फूड आदी भी बना लेता है। एडिक्टिव का अर्थ है जो आदत डाल दे, और आदी बनाने वाला होता है स्वभाव से। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है जंक फूड के बारे में बात है और उसके दुष्प्रभावों के बारे में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं BD और AC। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड B होना चाहिए जो जंक फूड की शुरुआत ही कर रहा है। जंक फूड इज ऑफन हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड अनहेल्थी फैट्स। जंक फूड में बहुत ज़्यादा होती है अक्सर चीनी, नमक या फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फैट्स या वसाएं। उसके उपरांत D, इट यहाँ प्रोनाउन है जंक फूड के लिए। इट प्रोवाइड्स लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये ना के बराबर पोषक वैल्यू देता है शरीर को, एंड इज एडिक्टिव इन नेचर, और साथ साथ आदी बनाने वाला होता है, आपको इसकी लत पड़ जाती है। D के उपरांत होना चाहिए खंड A, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ सच फूड, सच फूड है जंक फूड के लिए, ऐसे खाने का रेगुलर या नियमित
उपभोग करें, कंजम्पशन का अर्थ है उपभोग, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, इससे मोटापे का खतरा बढ़ता है और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। अंतिम खंड मात्र सी ही हो सकता है। डिस्पाइट नोइंग द रिस्क्स, इन खतरों को जानने के बावजूद मैनी पीपल कंटिन्यू, इतना जानने पर भी लोग कंटिन्यू करते हैं टू प्रेफर टेस्ट ओवर न्यूट्रिशन, वो प्राथमिकता देते ही रहते हैं स्वाद को, किसके ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, पोषण के ऊपर। तो पोषण से ज़्यादा तरजीह वो लोग स्वाद को देते हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट बी, फिर डी और अंत में ए सी। ऐसा ऑप्शन है मात्र ए, यही हमारा आंसर होगा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, पहले पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। इट क्लाउड्स जजमेंट, क्लाउड्स का अर्थ है किसी चीज़ को ढक देना या फिर प्रभावित करना। कोई चीज़ किसी को क्लाउड कर देती है तो उसे प्रभावित करती है, उसको ठीक से होने नहीं देती। जजमेंट का अर्थ है निर्णय लेने की क्षमता, निर्णयन, सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता। एंड लीड्स टू अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल का अर्थ है अनैतिक, लीड टू का अर्थ है कारक होना, बिहेवियर है व्यवहार। तो ये आपके जजमेंट को यानी आपके निर्णयन क्षमता को ढक देती है, प्रभावित करती है और इससे व्यक्ति का जो व्यवहार है वो अनैतिक होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीड, ग्रीड का अर्थ है लालच। व्हेन अनचेक्ड, अनचेक्ड का अर्थ है अनियंत्रित। कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटीज, रिलेशनशिप्स हैं संबंध, सोसाइटीज हैं समाज। ये संबंधों और समाजों को अगर अनियंत्रित हो तो लालच नष्ट कर सकती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। अ डिज़ायर फॉर मोर इज़ नेचुरल, अन्य ज़्यादा से ज़्यादा पाने की जो इच्छा है, डिज़ायर फॉर मोर है अधिक से अधिक पाने की इच्छा, इज़ नेचुरल, ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव में है। बट ग्रीड इज़ द एक्सेसिव क्रेविंग फॉर इट। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सेसिव का अर्थ है अत्यधिक, क्रेविंग का अर्थ है किसी चीज़ के लिए मन में उठने वाली इच्छा, क्षुधा या भूख, मन बहुत उस तरफ तलब महसूस करे तो वो क्रेविंग है। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, इतिहास उदाहरणों से भरा हुआ है। वेयर ग्रीड लेड टू डाउनफॉल का अर्थ है पतन एंड डिस्ट्रक्शन का अर्थ है विनाश। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जहां लालच से पतन आया और विनाश हुआ। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है लालच और उसके दुष्प्रभावों के बारे में। एक पैसेज है जिसके खंडों को रेंडमली लिखा गया है, सही क्रम रीअरेंजमेंट पर होगा सबसे पहले सी, उसके उपरांत ए, बी तथा डी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड सी। अ डिजायर फॉर मोर इज नेचुरल, और ज्यादा पाने की इच्छा स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। बट ग्रीड इज द एक्सेसिव क्रेविंग फॉर इट, लेकिन लालच क्या है, बहुत ज्यादा इसके प्रति होने वाली तलब या इच्छा। सी के उपरांत खंड ए, इट क्लाउड्स जजमेंट, ये जो है आपके निर्णयन की क्षमता को प्रभावित करती है, लीड्स टू अनएथिकल बिहेवियर, और फिर गलत अनैतिक जो है व्यवहार आप करने लगते हैं। ए के उपरांत बी होना चाहिए। ग्रीड व्हेन अनचेक्ड, जब लालच अनियंत्रित हो तो फिर ये नष्ट कर सकती है रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटीज को, और इसका बेहतरीन उदाहरण है खंड डी। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर ग्रीड लेड टू डाउनफॉल, जहाँ डिस्ट्रक्शन की बात है समाजों की और संबंधों की, लेड टू डाउनफॉल, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इतिहास में जहाँ लालच से पतन आया एंड डिस्ट्रक्शन विनाश हुआ। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो सबसे पहले रखता हो सेगमेंट ए को, सी को, सॉरी सबसे पहले सेगमेंट सी को, उसके उपरांत ए, उसके उपरांत बी और अंतिम खंड हो डी। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन ए, सी ए, उसके उपरांत बी डी, सी ए बी डी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 से 100 हमें मिला है क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। सबसे पहले दिए गए पैसेज को जैसा दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो फिर आधा पैसेज पढ़ें फिर उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस है धार्मिक, फंडामेंटलिज्म का अर्थ है कट्टरवाद। ऑफन डैश रिजिड इंटरप्रिटेशंस, रिजिड का अर्थ है इनफ्लेक्सिबल या लोचहीन,
अड़ियल रिजिड इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशंस का अर्थ है व्याख्या, तो रिजिड इंटरप्रिटेशंस का अर्थ हुआ लोचहीन व्याख्याएं। ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट्स, सेक्रेड का अर्थ है पवित्र या होली, और टेक्स्ट्स का अर्थ है लेख, तो पवित्र लेखों का अर्थ हुआ पवित्र ग्रंथों से। रिजेक्टिंग प्लूरलिज्म, रिजेक्ट है अस्वीकार करना, प्लूरलिज्म का अर्थ है अनेकता या विविधता। एक देश जिसमें विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हों कहलाएगा एक प्लूरलिस्टिक कंट्री या सोसाइटी। तो ये अस्वीकार करते हैं अनेकता या विविधता को, प्लूरलिज्म को। एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ क्रिटिकल का अर्थ है समीक्षात्मक और इंक्वायरी का अर्थ है पड़ताल या फिर जांच, तो ये समीक्षात्मक जांच को भी अस्वीकार करते हैं। इट यूजुअली डैश अनवेवरिंग लॉयल्टी, अनवेवरिंग का अर्थ है अडिग या अविचल, जो बिल्कुल भी प्रश्न नहीं करते। लॉयल्टी का अर्थ है वफादारी। एंड स्ट्रिक्ट एडियरेंस, स्ट्रिक्ट है कठोर, एडियरेंस का अर्थ है अनुपालना, किसी नियम आदि को फॉलो करने की स्थिति। टू अ परसीव्ड डिवाइन कोड, परसीव्ड का अर्थ है जो आप महसूस करते हैं, डिवाइन है दिव्य, और कोड है नियमावली, कि कोई दिव्य नियमावली है उसको आपको स्ट्रिक्टली मानना है, अनुपालना करनी है। ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या उसमें यकीन रखने वाले लोगों के बारे में है। When such beliefs are manipulated, बिलीफ का अर्थ है आस्थाएं, विश्वास, और मैनिपुलेटेड का अर्थ है जब उन्हें तोड़ा मरोड़ा या उनमें हेरफेर की जाती है, मैनिपुलेट किया जाता है। दे कैन बी टर्न्ड इनटू आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल का अर्थ है वैचारिक या सैद्धांतिक, वेपन्स है हथियार, यूज्ड बाई डैश लीडर्स टू मोबिलाइज फॉलोअर्स। मोबिलाइज का अर्थ है लोगों को जुटाना, किसी दिशा में लोगों को लाना, इकट्ठा करना, किसी काम में लगाना या फिर जुटाना। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है धार्मिक कट्टरवाद के बारे में। ये पैसेज है, अब हम इसे हल कर सकते हैं, पढ़ते हैं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, धार्मिक कट्टरवाद, ऑफन प्रोपगेट्स, प्रोपगेट का अर्थ होता है प्रचार करना, ऑफन प्रोपगेट्स रिजिड इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट्स। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टॉलरेट का अर्थ है सहन करना, डिस्कवर का अर्थ है किसी चीज़ को खोजना, और डिस्करेज का अर्थ है हतोत्साहित करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी प्रोपगेट सी रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, often propagates rigid interpretations of sacred texts, rejecting pluralism and critical inquiry. It usually dash unwavering loyalty. It usually demands. ये अक्सर मांग करता है, धार्मिक कट्टरवाद या कट्टरपंथ क्या मांग करता है? यूजुअली डिमांड्स अनवेवरिंग लॉयल्टी। आप अडिग या अविचल रूप से अपनी वफादारी दें, स्ट्रिक्ट एडहियरेंस और सख्ती से अनुपालना करें टू अ परसीव डिवाइन कोड, जिसे वो महसूस करते हैं दिव्य नियमावली के रूप में, उसके अनुसार चलें, उसके कड़ाई से उसका पालन करें। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। निगोशिएट का अर्थ है बातचीत करना या फिर किसी चीज़ पर सौदेबाजी करना। डिक्लेयर है घोषणा करना, आंसर है जवाब देना। हमारा आंसर ऑप्शन सी डिमांड सी रहेगा। आगे बढ़ते हुए, and strict adherence to a perceived divine code when such beliefs are manipulated। जब ऐसी आस्थाओं या विश्वासों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनमें हेरफेर की जाती है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जाता है, दे कैन बी टर्न्ड इनटू आइडियोलॉजिकल वेपन्स। तो फिर उन्हें किस में तब्दील किया जा सकता है? आइडियोलॉजिकल वेपन्स हुआ वैचारिक या सैद्धांतिक हथियारों में, यूज्ड बाई डैश लीडर्स, यूज्ड बाई ओपोर्चुनिस्टिक लीडर्स। ओपोर्चुनिस्टिक का अर्थ है मौका परस्त, और इन वैचारिक हथियारों का प्रयोग करते हैं मौका परस्त लीडर्स टू मोबिलाइज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को जुटाने के लिए, एक और लाने के लिए। अन्य ऑप्शंस पर नजर कर लेते हैं। बेनेवोलेंट का अर्थ है परोपकारी या परोपकारितापूर्ण, रिलक्टेंट का अर्थ है अनविलिंग या अनिच्छुक, और इम्पार्शियल का अर्थ है तटस्थ या अनबायस्ड, निष्पक्ष। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, they can be turned into ideological weapons used by opportunistic leaders to mobilize followers and अनुयायी। This results in the dash of faith. This results in the distortion of faith। विद्यार्थी ध्यान दें, distortion का अर्थ है विकृति। जब आप किसी चीज़ का रूप बिगाड़ दें, उसे खराब कर दें, तो आप उसे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, तो डिस्टॉर्शन हुआ विकृति। दिस रिजल्ट्स इन, इसका परिणाम होता है इन द डिस्टॉर्शन, विकृति हो जाती है। फेथ का अर्थ है आस्था या फिर यहाँ धर्म से। तो जो आस्था या धर्म है वो विकृत होकर
हिंसा बन जाती है, वायलेंस है हिंसा। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। करेक्शन है सुधार, ट्रांसलेशन है अनुवाद, और प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण। हमारा आंसर ऑप्शन डी डिस्टॉर्शन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, दिस रिजल्ट्स इन द डिस्टॉर्शन ऑफ फेथ इनटू वायलेंस, तो आस्था जो है विकृत होकर हिंसा में बदल जाती है। वेयर स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का अर्थ है पवित्र लेख या ग्रंथ, इज नॉट अ सोर्स ऑफ पीस, वहाँ आपके स्क्रिप्चर या पवित्र ग्रंथ हैं वो शांति का स्रोत नहीं रहते, बट अ डैश फॉर डिस्ट्रक्शन, बट अ प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का अर्थ है बहाना। वो शांति का स्रोत नहीं रहते स्क्रिप्चर, बल्कि बहाना बन जाते हैं, डिस्ट्रक्शन है तबाही या विनाश का। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। प्रिटेंड का अर्थ है बहाना करना, सेक्रेड का अर्थ है पवित्र। विद्यार्थी ध्यान दें, ऊपर पैसेज में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, सेक्रेड है पवित्र या होली, जबकि इससे मिलता जुलता ऑप्शन सी स्केयर्ड है डरा हुआ या भयभीत। हमारा आंसर ऑप्शन डी प्रीटेक्स्ट ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 836 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय।